हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप बिहार बोर्ड 10th के स्टूडेंट हो और साइंस के एग्ज़ाम 17 फरवरी से होने वाले हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन पढ़े, क्या लिखें, कैसे लिखें, तो ये वीडियो आज आपके लिए है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको साइंस के वही लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, जो हर साल एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है और बोर्ड पैटर्न पे है और ये मार्क्स दिलाने वाले क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ये कंप्लीट कर जाते हो तो। मैं आपसे प्रॉमिस भी कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ओम का नियम है। ठीक है, आप इसको याद कर लो। चलो कैसे याद करते हैं हम जानते हैं। तो इसका उत्तर क्या है, ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होती है और उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, और इसका सूत्र क्या है, V = I × R। और हाँ, देखो क्वेश्चन 2 नंबर में जो आते हैं उसमें अगर आप उसके एक फॉर्मूला लिख दोगे तो जितना भी आपको टोटल 2 का 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप फार्मूला नहीं लिखते हो, बस ओम का इतना ही डिफिनेशन लिख देते हो तो एग्जामिनर 1 नंबर देगा, लेकिन आप सूत्र सहित लिखते हो तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर देता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, प्रतिरोध वह गुण है, प्रतिरोध क्या है, वह गुण है जो किसी कंडक्टर में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। जो किसी कंडक्टर में विद्युत धारा जाता है उसका प्रवाह का विरोध करता है। यह कंडक्टर की लंबाई, क्षेत्रफल और पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध वह गुण है जो किसी कंडक्टर में विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करता है और यह कंडक्टर की लंबाई, पदार्थ, वोल्टेज पर निर्भर करता है। ये हो गया आपका प्रतिरोध का राइट डिफिनेशन। ठीक है, और राइट आंसर। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा और वोल्टेज में अंतर लिखिए। देखिए, अंतर लिखने के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये हमेशा आते हैं, अंतर कैसे लिखा जाता है। तो मैं आपको बताऊँ, अंतर जब भी आप लिखना तो यहाँ पे अगर 2 भागों में पेज को बांट देना है। यहाँ पे विद्युत धारा लिखना और यहाँ पे वोल्टेज लिखना, फिर इधर विद्युत धारा वाला आंसर लिखना और इधर वोल्टेज वाला लिखना। ठीक है, इससे एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो अच्छा मार्क्स देता है। तो चलिए हम आंसर जानते हैं। तो पहले हम धारा का पढ़ लेते हैं। धारा, यह चार्ज का प्रवाह है, यह चार्ज का प्रवाह है जो कंडक्टर के भीतर होता है। और वोल्टेज, यह 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है। वोल्टेज क्या है, 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभव का अंतर है जो धारा के प्रवाह के लिए प्रेरक बल का काम करता है। जो धारा के प्रवाह के लिए किसका काम करता है, प्रेरक बल का काम करता है। आप लोग कॉपी में नोट करते चलो, मैं रुक गई हूँ, और अच्छे से याद करते चलो, पढ़ते चलो, रिपीट करते चलो, फिर आपके जो भी डाउट है वो क्लियर होते रहेंगे। हाँ, और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। हो सके तो वीडियो को स्किप करो और फिर नोट करो। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, समान चाल और असमान चाल में अंतर लिखे। ठीक है, तो पेज को 2 भागों में बांटो, समान चाल इधर लिखो और असमान चाल इधर लिखो। ठीक है, तो समान चाल के लाइन में क्या लिखना, जब किसी वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है, ठीक है, उसे समान चाल कहते हैं। और जब किसी वस्तु द्वारा समान समांतराल में अलग अलग दूरी तय की जाती है उसे असमान कहते हैं। मतलब दूरी के बारे में लिखना है, समान दूरी तय की गई तो समान चाल, अलग अलग दूरी की गई तय तो असमान चाल। ठीक है, आप लोग को याद हो गया होगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा रही हूँ और बहुत ये लेंथी क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपको याद करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवधारणा लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे। ठीक है, अवधारणा लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखे। तो ऐसे ही आपको 2 भागों में बांट देना है और इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अवधारणा लेंस। चलिए ठीक है, आपको याद होना चाहिए अवधारणा लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, इसका बीच मोटा और किनारा पतला होता है। यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाता है। इसका बीच मोटा होता है और किनारा पतला होता है, किसका, अवधारणा लेंस का, कि किरण की एक बिंदु पर लाता है। ठीक है, और अवतल लेंस के बारे में पढ़ते हैं।
इसका बीच पतला होता है, किनारा मोटा होता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अवधारणा लेंस क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाता है, एक बिंदु पर। और अवतल लेंस क्या कहता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। ठीक है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। और अवधारणा लेंस इनके इनके बीच मोटा और किनारा पतला होता है। अवधारणा लेंस का बीच मोटा और किनारा पतला होता है, जबकि अवतल लेंस का बीच पतला और किनारा मोटा है। अपोजिट है। ठीक है, ये दोनों आप लोग याद करो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करो। ठीक है, अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? निकटदर्शी और दूरदर्शी में अंतर लिखे। देखो, अंतर को मैं बता ही रही हूँ कैसे डिफाइन करना है। इधर निकटदर्शी, इधर दूरदर्शी। ठीक है, अब निकटदर्शी में क्या है? दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, इसे अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। ठीक है, निकटदर्शी में आप याद रखना कि निकट की वस्तु आपको दिखेंगी, ठीक है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखेंगी। उसको कौन सा दोष बोलेंगे? निकटदर्शी मतलब प्रॉब्लम जो होता है उसको हम कौन सा प्रॉब्लम बोलेंगे? निकटदर्शी दोष। ठीक है, और इसको किससे ठीक किया जाता है? अवतल लेंस से। जब आपकी आँख में निकटदर्शी दोष प्रॉब्लम हो जाता है तो डॉक्टर आपको कौन सा लेंस पहनने के लिए बोलते हैं? तो वो अवतल लेंस से बने चश्मे को पहनने के लिए बोलते हैं। ठीक है, जब आपकी आँख में दूरदर्शी प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो कौन सा लेंस पहनने के लिए बोलेंगे? अवधारणा लेंस। हाँ, ठीक है, तो आप लोग याद रखो, दूरदर्शी का क्या हो जाएगा? पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं एकदम साफ दिखेंगी। मतलब अपोजिट याद रखो, अगर निकटदर्शी प्रॉब्लम हुआ है तो निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी। अगर दूरदर्शी है तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी। हाँ, अब हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? दूरी समय ग्राफ क्या होता है? ठीक है, ग्राफ आते हैं। ठीक है, दूरी समय ग्राफ क्या होता है? एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दूरी समय ग्राफ वह ग्राफ है जो समय के अनुसार किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। इस ग्राफ से वस्तु की गति के बारे में जानकारी मिलती है। आप लोग नोट कर लेना, एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, अब ये हमारा क्या था? ये हमारा फिजिक्स का था। ठीक है, अब हम केमिस्ट्री का करने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रासायनिक विज्ञान, केमिस्ट्री। हाँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा अम्ल, जिसे एसिड कहते हैं, और छात्र जैसे बेस का उदाहरण लिखे। भाई एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल्स याद करके जाना है। जैसे अम्ल, एसिड के बारे में बताना है आपको। वे पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, ठीक है, उसे हम एसिड कहते हैं। और उदाहरण में HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, और क्षार में आ गया बेस जो हमारा है, वे पदार्थ जो पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH देते हैं, इसे हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए NOH हो गया, CaOH2 हो गया। हाँ, आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? तटस्थकरण की प्रतिक्रिया क्या है? तटस्थकरण की प्रतिक्रिया क्या है? तो आपका उत्तर होना चाहिए, तटस्थकरण वह रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण का निर्माण बनाते हैं। ठीक है, लवण के बारे में आता है, जिसमें अम्ल और क्षार दोनों मिलकर आपस में अभिक्रिया कर लवण का निर्माण करते हैं, जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को अम्ल और क्षार के गुण समाप्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है? जब अम्ल और क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तो उसमें वो लोग अपना गुण समाप्त कर देते हैं, लेकिन वो बना क्या देते हैं? लवण बना देते हैं, जिसे आप जल कहते हो। ठीक है, और जल कैसे बनता है? अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से बनता है। ठीक है, याद कर लेना। अब हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? सोडियम प्लस जल का प्रतिक्रिया लिखे। ठीक है, सोडियम और जल की प्रतिक्रिया लिखे। सोडियम को पानी में डालने पर यह तेजी से प्रतिक्रिया करता है। सोडियम को पानी में डालने पर वो बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। तो समीकरण आपका क्या बना हुआ है? यहाँ पे बना हुआ है आपका समीकरण, देख लो और अच्छे से समीकरण को नोट करो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में आप समीकरण लिखोगे तभी आपको फुल मार्क्स देगा एग्जामिनर, नहीं तो वो हाफ मार्क्स ही देगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेटिक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेटिक्स, प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र लिखे। रासायनिक सूत्र भी लिखे और आपको डिफिनेशन भी लिखना होता है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य की रोशनी की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र ये है 6CO2 + 6H2 और C6H12O6 + 6O2। ठीक है,
याद कर लेना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी है, तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, याद रखना ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो रहे हैं। और हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या है, लवण, जिसे हम साल्ट कहते हैं, नमक कहते हैं, ठीक है। लवण वो यौगिक है जो अम्ल क्षार की प्रतिक्रिया से बनता है, ठीक है, जैसे NaCl के Br है। तो लवण के बारे में पूछेगा लवण क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है, घुमा देगा क्वेश्चन को, तो आपको आंसर वही लिखना है। लवण वह यौगिक है जो अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया से बनता है। और हमारा 6ठा नंबर, उदाहरण आप जरूर देना, एग्जाम्पल नहीं दोगे तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा धातु, जिसे मेटल कहते हैं, और अधातु नॉन मेटल में अंतर लिखे, ठीक है, अंतर बताए थे, इधर धातु लिखना, इधर अधातु लिखना, इधर धातु के पॉइंट करके लिखना, इधर धातु के पॉइंट, इधर अधातु के पॉइंट करके लिखना, ठीक है। धातु यह कठोर, चमकदार और बिजली व ऊष्मा की चालक होती है, उदाहरण के लिए NaFe, ठीक है। और अधातु यह नाजुक, बिजली का चालक नहीं होती है, रंगहीन होती है। मतलब जो आप धातु के साइड लिखोगे उसी का अपोजिट लिखकर उसमें नहीं लगाकर आप क्या लिखोगे, अधातु के साइड, बस एग्जाम्पल्स आपको चेंज करने हैं, हाँ ध्यान रहे। ये हो जाते हैं हमारे धातु और अधातु का आंसर, आई मीन मेटल और नॉन मेटल का आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स पे, जो कि है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, अभी हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण, ये आपके बायो में भी है, केमिस्ट्री में भी है, हाँ। तो आप कोई भी एक अच्छे आंसर याद कर लो, अगर बायो में आता है तो वो भी आप वही लिखोगे, और केमिस्ट्री में आता है तो आप वही लिखोगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण और प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की रोशनी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों की पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में वातावरण में निकलता है, और यह पौधों में जल का परिवहन, तापमान नियंत्रण में मदद करता है, ठीक है। मतलब जो पौधे हैं उनकी पत्तियों में पानी किस रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में निकलता है, बस ये याद रख लो। पौधों की जो पत्तियां है उस पर जो पानी रहता है वो किस रूप में निकलता है, वाष्प के रूप में निकलता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन, क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन मिलेंगे, हाँ। और आप ये वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो सके और वो भी एग्जाम्स में आपकी तरह अच्छे स्कोर कर सके। और हाँ, बट आपको याद करना पड़ेगा, और अच्छे से याद करो, कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करो। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, टीकाकरण का महत्व लिखे, टीकाकरण का महत्व बताना है आपको, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपको बस याद करते चलना है, ठीक है। और ज़्यादा ये भारी लेंदी आंसर भी नहीं है, शॉर्ट आंसर से आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है, समझ कर लिखना है, अपने से कुछ आंसर लिखना है। मैं नहीं बता रही हूँ कि डायरेक्ट आप मेरा आंसर ही जाके छापो, आप अपने मन से आंसर बनाओ, मैं बता रही हूँ बस यही, ठीक है। और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, टीकाकरण वह प्रक्रिया जिससे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कमजोर या मृत रोगाणु देकर रोगों की सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। इसीलिए टीकाकरण लगवाया जाता है। आपने आंगनबाड़ी में सुना ही होगा, वो एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को टीकाकरण लगाया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है, तो टीकाकरण वह प्रक्रिया जिसमें शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कमजोर या मृत जो मतलब कीटाणु है देकर रोग से सुरक्षा प्रदान किया जाता है, ठीक है। और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्य अंग लिखे, आपको पाचन तंत्र के मुख्य अंग के नाम बताना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया, पाचन तंत्र में मुंह, ग्रसनली, अमाशय, लघुआंत्र, महाआंत्र, यकृत और अग्नाशय मुख्य अंग है। ये भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं, ठीक है। पाचन तंत्र क्या करते हैं, भोजन को पचाने और अवशोषित करने में मदद करते हैं। जो भी हम चीज़ खाते हैं अगर नहीं पचे तो क्या होगा, हेल्थ इशू होंगे, बहुत सी बीमारियां होंगी। तो पाचन तंत्र का काम क्या है, आपको भोजन को पचाना और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करना, ठीक है, डाइजेस्ट होने में मदद करना, इसलिए इसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन तंत्र, ठीक है, के अंग लिखे, आपको श्वसन तंत्र के अंग लिखना है, जिसमें हम सांस लेते हैं, जो हमारे पेट का था उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, उसे आपने देख लिया। अब श्वसन तंत्र क्या, जिससे हम सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र में आ जाएगा नाक, कंठ,
कंठ, श्वसनली, ब्रानक्री, फेफड़े शामिल है। ठीक है, आप नोट कर लेना। हाँ, ये अंग शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अब मैं आपको बताई भी थी, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है, जिसे हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है। जब हम कुछ बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अब हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण है। प्रदूषण, पोल्यूशन के प्रकार लिखे। प्रदूषण के मुख्य प्रकार है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये पर्यावरण और स्वास्थ्य के नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। याद रखें कि अभी आप देख रहे हो दिल्ली में क्या हुआ, हाल हुआ। पॉपुलेशन भी वैसे ही है और पोल्यूशन भी वैसे है। तो पोल्यूशन की वजह से लोगों की बहुत तरह से बीमारियां हो जा रही हैं। तो प्रदूषण का बहुत ज़्यादा महत्व रखता है हमारे जीवन में, हमारे शरीर पे। ठीक है, अब हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधे और जानवरों में प्रजनन का अंतर लिखिए। पौधे और जानवरों में प्रजनन का अंतर लिखना है। ठीक है, लेकिन पौधों में कौन सा प्रजनन होता है, पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है। और किसके द्वारा, फूलों द्वारा। और अलैंगिक काट छाट कली दोनों हो सकते हैं। जानवर में प्रजनन लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से होते हैं। ठीक है, याद रख लेना। पौधों में प्रजनन कैसा होता है, लैंगिक होता है। जानवरों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से हो सकते हैं। और गाइस, ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करो, आपकी डाउट को मैं क्लियर करूँ। और हाँ, जितने भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसकी वीडियोस डाली हूँ, और बहुत से अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम्स में रिपीट किए गए हैं। और इस बार चांस है 98% रिपीट करने का। तो मैं क्वेश्चन आपको ला के ज़रूर दूंगी, बट आपको मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने होंगे और सब्सक्राइब करने होंगे। ठीक है, जिससे कि मेरे को अच्छा लगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। ओके बाय। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। ओके बाय, टेक केयर और अच्छे से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो।